इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि अपने परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला के चुनाव कर लेते हैं, जिसकी वजह से वह खुद परेशानी में पड़ जाते हैं। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है कि एक व्यक्ति होता है अपने परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में एक गलत फैसले का चुनाव कर लेता है, अब जिसकी वजह से वह खुद परेशानी में पड़ जाता है। और उसी परेशानी की वजह से एक दिन उसका हंसता खेलता जो परिवार होता है वह एकदम तबाह हो जाता है। लेकिन जब पुलिस की टीम सबके सामने सच्चाई निकाल के लाती है तो इसे सुनने के बाद लोगों के रूह तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह जो वीडियो कंटेंट हो के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक है उत्तरी पूर्वी दिल्ली का जाना माना शहर पड़ता है भजनपुरा, उसी का सी ब्लॉक पड़ता है। वहीं के रहने वाले मदन मोहन वर्मा होते हैं, जो एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी होते हैं। उनका अपना एक परिवार होता है, लेकिन उनका जो परिवार होता है, उनके परिवार में उनका एक अपना सबसे बड़ा बेटा होता है संजय वर्मा, जिसकी अपनी पत्नी भी होती है, जो ठीक है वहाँ से कुछ दूर हुमायूंपुरा में ही रहते हैं। लेकिन संजय का अपना पिता के घर कभी कभी आना जाना भी होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 22 जुलाई साल 2017 का। अब सुबह का टाइम होता है तो मदन मोहन के पड़ोस के रहने वाले होते हैं विजय सुबह के टाइम संजय के पास फ़ोन करते कहने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारे पिता के कमरे से बड़ी तेज़ गंध आ रही है, हमें अनहोनी की कुछ शंका हो रही है। यह बात संजय जैसे सुनता उसी भी दंग से रह जाता है, क्योंकि विजय संजय से कह देता है कि तुम्हारे पिता के कमरे में बाहर से ताला लगा हुआ है। और संजय इस तरह की बात सुनता है, सुनने के बाद उसी वक्त अपना मोबाइल निकालता है और अपने पिता के मोबाइल नंबर पर अब कॉल करता है। पता चलता है कि वह तो बंद बता देता है और सोच में पड़ जाता है। तो बिना टाइम गंवाए संजय अपने कुछ सदस्यों को साथ लेता है और लेने के बाद अब भजनपुरा पहुंच जाता है। सी ब्लॉक में घुसता है, तीसरी मंजिल पर चढ़ जाता है और जैसे ही दरवाजे के करीब जाता है देखता है कि दरवाजे पर तो बाहर से ताला लटका हुआ है, लेकिन जैसे ही करीब अपनी नाक लगाता है उसके नाक में बड़ी तेज़ से गंध आती है। वह समझ जाता है कि अंदर कुछ ना कुछ रहस्यमय बात ज़रूर है। शंका अपने अंदर को जगाते हुए सोचने लग जाता है। अब वह सोचकर वहीं परेशान हो जाता, तुरंत अपना मोबाइल संजय निकालता है और कंट्रोल रूम को फ़ोन घुमा देता है। लेकिन कंट्रोल रूम के द्वारा इस चीज़ की जो सूचना होता है, उस इलाके में पड़ने वाले जो थाना पड़ता है भजनपुरा के ही फ़ोन कर देते हैं। और वहाँ के थाना प्रभारी अब इधर सत्येंद्र कुमार सिंह जैसे खबर पाते अपने दल बल टीम को लेते हैं और भजनपुरा के सी ब्लॉक में पहुंच जाते हैं। दूर से देखते हैं बालकनी, उसी बालकनी में काफ़ी लोगों का अब भीड़ लगा होता है और भीड़ को समझकर बालकनी में जाने के लिए वह भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही बालकनी में पहुंचते हैं तो वहीं पर देखते एक व्यक्ति खड़ा हुआ हताश हालत में। पता चलता हुआ तो संजय वर्मा ही है। संजय वर्मा पुलिस के सामने एक एक बात बता देता है। इंस्पेक्टर जो होते हैं सत्येंद्र कुमार सिंह उसी वक्त दरवाजे के करीब जाते हैं, देखते बाहर से ताला लगा हुआ है, अंदर से गंध उनको भी महसूस होता है और तालों को तोड़वाते हैं। अंदर जैसे ही दाखिल होते हैं दाएं तरफ जो दीवार होता है उसी सटा हुआ एक कार्टून रखा होता है और उसी कार्टून से बड़ी तेज़ गंध आ रही होती है। संजय जाता है कार्टून के पास, पहुंचता है और जैसे ही कार्टून में देखता है वहाँ पर एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा होता है और दहाड़े मार कर वहीं संजय चीख पड़ जाता है, क्योंकि उसके अपने पिता का ही डेड बॉडी पड़ा होता है मदन मोहन का। काफ़ी लोग थोड़ी देर में ही इकट्ठे हो जाते हैं। अब थाना इंस्पेक्टर करीब जाते हैं, देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि मदन मोहन की जो मौत हुई है लगभग 2 से 3 दिन पहले हुई है।
कि डेड बॉडी देखने में ऐसा ही लग रहा होता है कि डेड बॉडी पूरी तरह से गलन की अवस्था में बढ़ चुकी होती है। लेकिन जब बॉडी का वह निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि सर पर किसी गहरे घाव का निशान होता है और गले पर किसी काले पड़े हुए निशान होते हैं। थाना इंस्पेक्टर बड़े मामूली तरीके से घटना स्थल का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं जहाँ के तहाँ जो सामान होते हैं वहीं पर पड़े होते हैं। लेकिन कुछ ही मिनट के अंदर वहाँ पर उसकी टीम भी पहुँच जाती है, अपने हिसाब से घटना स्थल का निरीक्षण करती है और कुछ सबूत इकट्ठा कर लेती है। इकट्ठा करने के बाद इस केस को सुलझाने के लिए थाना इंस्पेक्टर लग भी जाते हैं, तो वहाँ पर खड़े संजय वर्मा से पूछताछ करते हैं। संजय वर्मा कहने लग जाता कि साहब, हमारे पिता के पड़ोस के रहने वाले विजय होते हैं, उन्होंने हमें इस चीज़ की जानकारी दी थी कि आखिर तुम्हारे पिता के कमरे से बड़ी तेज़ गंध क्यों आ रही है। हमारे मन में आशंकाएं हो जाते हैं क्योंकि हमारे पिता लगभग 2 दिन से कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे बाहर। पुलिस की टीम जैसे आप आती है पता, उसी वक्त विजय से पूछताछ शुरू कर देते हैं। अब विजय पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब, हमने इन्हें आखिरी बार जो होता है 20 जुलाई साल 2017 को ही शाम के टाइम बाहर निकलते हुए देखा था। तब से दोबारा इन्हें देखे ही नहीं। पुलिस की टीम वहाँ खड़े अपने हिसाब से लोगों से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद मदन मोहन की बॉडी को तौर तरीके से पंचनामा भरती और उठाकर अपने नज़दीकी सरकारी जो अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती हैं और अपने ही साथ संजय वर्मा को थाने ले जाती है और उन्हीं के तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए अब पुलिस की टीम अपने हिसाब से लग भी जाती है और एक टीम गठित करती है कि जल्द जल्द इस घटना का खुलासा भी अब किया जाए। थाना इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह खुलासा करने के लिए मुखबिर भी लगा देते हैं ताकि पता चले आखिर इनके घर में क्या खिचड़ी पक रहा था, आखिर कारण क्या हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए इधर दोबारा अब संजय से पूछताछ करने के लिए उनके घर पहुंच जाती है। संजय से जब पूछा जाता है तो पुलिस के सामने संजय कहने लग जाता कि साहब, हमारे जो अपने पिता हैं मदन मोहन, हमारे परिवार को तनिक भर ठीक ठाक नज़रों से नहीं देखते थे। हर वक्त उनके मन में एक चिड़चिड़ापन मचा रहता था, जिसकी वजह से हमारे परिवार से नाता तक तोड़कर अलग हो गए थे और वहां जाकर किराए का कमरा लेकर रह रहे हैं। पुलिस की टीम सोच लेती है कि आखिर क्या कारण हो सकता है। इसी वक्त पुलिस की टीम जाती है, पड़ोस के रहने वाले विजय से दोबारा पूछताछ करती है। अब विजय के द्वारा पता चलता है कि इनके घर मदन मोहन के जो कमरा होते हैं उस कमरे पर झाड़ू पोछा लगाने के लिए उनकी एक अपनी नौकरानी होती है चंपा, अब जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होता है। और चंपा का रोज का इनके घर आना जाना होता है और इनके कपड़े लत्ते और झाड़ू पोछे यहाँ तक उनके खाने तक बनाना की जिम्मेदारी चंपा की होती है। रोज़ आया जाया करती थी। लेकिन पुलिस की टीम जैसी चंपा के बारे में जानकारी पाती, उसी वक्त पुलिस की टीम चंपा के ऊपर रुचि रखना शुरू कर देती। जानकारी जुटाने के लिए अब पुलिस की टीम लग जाती है। कुछ मुखबिर भी अब लगे होते, तभी मुखबिर को पता चलता है कि जब से मदन मोहन अपने परिवार से अलग हुए हैं, उनकी रिटायरी की के बाद जो होता है अपने परिवार से पैसे के लेन देन के मामले में नाता तक तोड़ बैठे हैं। उनके अकाउंट में काफ़ी सारे पैसे जमा हैं, लेकिन अपने अकाउंट में एक भी पैसा अपने ना बहू ना बेटे को दे रखे हैं। तो पुलिस की टीम समझ जाती कि हो सकता है पैसे की रंजिश की वजह से इस कारनामे को अंजाम दिया गया हो। इसीलिए पुलिस की टीम बैंक में भी जांच पड़ताल करती, लेकिन पुलिस के सामने कुछ हथकंडे नहीं लग पाते। आखिर पुलिस अब करे तो करे क्या। इसीलिए पुलिस की टीम मुखबिरों को और अलर्ट कर देती है। लेकिन जब अलर्ट किया जाता है तो उसी वक्त इधर विजय के द्वारा पता चलता है कि ठीक 20 जुलाई साल 2017 को अब जैसे ही शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में इधर चंपा का ही एक अपना इकलौता बेटा होता है प्रेमनाथ, जो ठीक इसी भजनपुरा के ही जो 3 मंजिला मकान होता है उसी के नीचे अपने कुछ यार दोस्तों के साथ टहलते हुए देखा गया है। लेकिन उसके चेहरे पर सिकन तक जरूर थी। पुलिस की टीम समझ जाती है कि प्रेमनाथ के अंदर जो होता है कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है। ये पुलिस की जो टीम होती है मदन मोहन की जो अपनी नौकरानी होती है अब चंपा के ही मोहल्ले में पहुंचती है, जो करवाल नगर में ही रहने वाली होती है। लेकिन जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो उसके ही घर में
सिर्फ चंपा और साथ में उसका अपना पति कल्लन ही मिलता है। अब पुलिस की टीम चंपा से पूछताछ शुरू कर देती है। चंपा कहने लग जाती है कि साहब हम तो कल सुबह के टाइम गए हुए थे, शाम को भी टाइम गए हुए थे, लेकिन दरवाज़ा बंद था और उस वक्त हम वापस लौट आते हैं। लेकिन जब पुलिस को पता चलता है कि प्रेमनाथ अपने घर पर है नहीं, पुलिस के जो संख्या होते हैं उसी वक्त और बढ़ जाते हैं। पुलिस की टीम चंपा से ही उसके बेटे का मोबाइल नंबर लेती है और लेकर उसके मोबाइल नंबर पर कॉल करती है। पता लगता है उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा है, जिसकी वजह से पुलिस की जो शंका होता है और बढ़ जाता है प्रेमनाथ के ऊपर। इसीलिए पुलिस की टीम उसी वक्त उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगा देती है और उसके पूरे मोबाइल का नंबर का सीडीआर डिटेल भी निकलवा लेती है। लेकिन तभी कुछ मुखबिरों द्वारा पता चलता है प्रेमनाथ जो होता है एक सीधा साधा व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि एक बिगड़ेले किस्म का लड़का होता है। काफ़ी लोगों के साथ दबंग को साथ उठना बैठना होता है, जिसकी वजह से एक बार जेल की हवा तक खा चुका है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि प्रेमनाथ के अंदर कुछ ना कुछ अब राज छुपा हुआ है। तभी सर्विलांस की टीम के द्वारा पता चल जाता है कि प्रेमनाथ का मोबाइल जो होता है उत्तर प्रदेश के ही मथुरा में मौके पर एक्टिव हुआ और जैसे पुलिस की टीम बता पाती है तो उसी वक्त इधर थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं एक टीम गठित करते हैं और मथुरा के लिए गुप्त रूप से निकल जाते हैं। और जब पहुंचते पता चलता है तो वह तो यहाँ से फरार हो चुका है। लेकिन कुछ मुखबिरों के द्वारा पता चल जाता कि इस वक्त वह दिल्ली के करावल नगर में पहुंच चुका है। अब पुलिस की टीम जैसे पता पाती है उसी वक्त करावल नगर में फ़ोन कर देती है, वहां के कस्बे से संपर्क करती है और जब संपर्क किया जाता है वहां की जो पुलिस की जो टीम होती है अब उसी वक्त उसकी तलाशी के लिए अब लग जाती है। तभी पता चलता कजरी चौक पर प्रेमनाथ खड़ा हुआ है। पुलिस की टीम जाकर ठीक 24 जुलाई साल 2017 को उसी वक्त धर जबरदस्ती अपने थाने ले आती है और जैसे थाने मिलने आती है तो पुलिस की टीम जैसी शक्ति दिखाती है तो प्रेमनाथ जो होता है पुलिस के सामने अब टूट जाता है। उसी वक्त मदन मोहन वर्मा की हत्या का जो जुल्म होता है स्वीकार कर लेता और अपने ही दोस्त का नाम ले लेता है। कहने लग जाता कि साहब यह काम हमारी अकेली बस की बात नहीं होता है, यह काम हमारा अपना दोस्त की बस की बात थी और इसीलिए अपने दोस्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिए। पुलिस की टीम के सामने जैसे ही अपने दोस्त का नाम लेता है पुलिस की टीम उसके दोस्त की तलाशी करने के लिए लग जाती है। लेकिन प्रेमनाथ पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है इससे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। असल में दिल्ली का जाना माना शहर पड़ता है सफ्दरगंज इनक्लेव, उसी के पास हुमायूंपुर पड़ता है और उसी में ही रहने वाले मदन मोहन वर्मा होते हैं। उनकी पत्नी होती है यशोधरा, जिन 4 बच्चे होते हैं जिसमें 3 बेटे और 1 बेटी होती है। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा बेटा होता है वह बेटा होता है संजय वर्मा, जो ऑलरेडी शादीशुदा होता है, अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए प्राइवेट फार्म में नौकरी किया करता था। लेकिन मदन मोहन वर्मा जो होते हैं मीठा रोड गवर्नमेंट में एक प्रेस में काम किया करते थे। उनकी गवर्नमेंट जॉब होती है जिसकी वजह से उनके परिवार का ठीक ठाक खर्च बर्च चल पाता था। लेकिन मदन मोहन जो होते हैं एक कंजूस किस्म का होते हैं, परिवार को पैसे देने में कोई भी उनको इंटरेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हर दिन उनके परिवार में कहासुनी होया रहता था। उनकी जो अपनी पत्नी होती है अब इधर यशोधरा इसी कंजूसी की वजह से परेशान हो जाती होने की वजह से ठीक 4 साल पहले अपने आप को फंदे के हवाले कर देती, जिसकी वजह से हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन मदन मोहन कुछ दिन तो बेरुखी सहते हैं, लेकिन जब लगने लग जाता है कि इस घर में रहकर हमारी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है तो उसी वक्त सोचने लग जाता क्यों ना अपने घर में एक नौकरानी रख लिया जाए। तभी जो होते उन्हें चंपा नाम की एक नौकरानी मिल जाती है जो करावल नगर की रहने वाली होती है, जिसका पति कल्लन ही होता है, जिसका टोटल एक अपना बेटा प्रेमनाथ होता है। कल्लन जो होता है एक पियक्कड़ किस्म का आदमी होता है, सिर्फ पीने से मतलब रखता था, अपनी पत्नी के पैसों पर ऐश किया करता था। लेकिन चंपा जो होती है जब जानकारी पाती है मदन मोहन के घर एक नौकरानी की आवश्यकता है तो चंपा अपनी नौकरी के लिए वहाँ पहुँच जाती है। और लेकिन जैसे ही पहली नज़र में मदन मोहन चंपा को देखते हैं तो खूबसूरती का वहीं दीवाना सा हो जाते हैं और उसी वक्त अपने ही काम में घर के लिए रख लेते हैं। और चंपा जो होती बड़े ही तौर तरीके से उनके घर में काम करना अब शुरू कर देती है।
जब करने लग जाती है, धीरे धीरे चंपा की जो तरक्की होता उस घर में होना शुरू हो जाता है। इधर मदन मोहन के जो अपने बेटे होते बहू भी चंपा की काफ़ी बार तरक्की किया करते थे, लेकिन मदन मोहन काफ़ी ज़्यादा ख्याल जो होता है चंपा का रखा करते थे, इर्द गिर्द घूमा करते थे। चंपा जहाँ भी जाती तहाँ भी उसके पीछे ही जाते थे, लेकिन चंपा धीरे धीरे उस घर में अपने लिए जगह बना चुकी होती है। चंपा को जब भी पैसे की आवश्यकता होती तो बिना किसी रोक टोक के मदन मोहन से मांग लिया करती है। अब मदन मोहन जो होते हैं बिना किसी रोक टोक के चंपा को पैसे दे दिया करते थे। मदन मोहन अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए चंपा को अपने करीब लाने की भरपूर कोशिश भी करते हैं। उनका जो मेहनत होता है बड़ी जल्दी रंग लाता है, इतना घुल मिल जाते हैं। घुलने मिलने की वजह से उनके जो बहू और जो बेटे होते काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और चंपा को हिदायत देते हैं कि आप हमारे पिताजी से दूरी बना के रखें तो आपके लिए अच्छा ही होगा। चंपा को यह बात बड़ी खल जाती है और उसी वक्त संजय और साथ में उनकी जो पत्नी होती है उसकी बात भी मान लेती है। कुछ दिन तो वह मदन मोहन से दूरी बना कर रखती है, लेकिन मदन मोहन काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर चंपा जो होती है हमसे मतलब क्यों नहीं रख रही होती है। उनके मन में काफ़ी तरह तरह के सवाल गूंज पड़ते हैं, लेकिन उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए एक दिन चंपा के करीब जाते, पूछने लग जाते क्या कारण है चंपा, हमसे तुम बोल क्यों नहीं रहो। चंपा कह देते क्या करे, आपके बेटे और आपके बहू को हमारे करीबी से काफ़ी दिक्कत हो रहा है, इसीलिए हम दूरी बना रहे हैं। लेकिन जैसे मदन मोहन चंपा के द्वारा बात की जानकारी पाते हैं तो भरना जाते हैं और उसी वक्त एक अहम फैसला ले लेते हैं। घटना से मात्र इधर 1.5 साल पहले जो होता है उनकी गवर्नमेंट जॉब से रिटायरी हो जाती है। होने के बाद उनके हाथ में 20 लाख रुपए आ जाते हैं। उनके बहू और बेटे का एक ही सपना होता है कि पिता का जब रिटायरी का पैसा उनके पास आएगा तो उसमें से कुछ हिस्सा हमें मिल जाएगा। लेकिन उसी वक्त उन्हें पैसे से बेदखल कर देते और कहने लग जाते हैं कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं भजनपुरा में ही किराए का एक कमरा लेंगे, वहीं पर रहेंगे, अब आपके पास वहीं पर रहेंगे, अब दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। और यह कठोर बात सुनकर पूरे परिवार एकदम सहम सा जाता है और उसी वक्त फैसला लेने के वक्त ही होता है निर्णय कठोर ले बैठते हैं और भजनपुरा के लिए निकल जाते हैं। वहाँ एक कमरा लेते हैं जो ठीक सी ब्लॉक में ही होता है, 3 मंजिला होता है। तीसरे मंजिल पे जाकर वह रहने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ भी इधर चंपा का आना जाना होता है। सुबह 9 बजे आती तो शाम को वहाँ से जाती, लेकिन चंपा जो होती इतना घुल मिल जाती है, घुल मिलने की वजह से मदन मोहन का जो जीवन होता है बड़ा खुशमय हो जाता है। दोनों जो होते इतने दोनों खुशमय हो जाता है। अब खुशी खुशी मदन मोहन और चंपा की जो ज़िंदगी होता है खूबसूरत तरीके से वहाँ बीतने लग जाता है, क्योंकि चंपा को मन मुताबिक इधर मदन मोहन से पैसे मिल जाया करते थे और उसी पैसे की बदौलत जो होता है चंपा उनके इतनी करीब चली जाती है जिसके बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की होती है। और चंपा और मदन मोहन दोनों अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से जीने लग जाते हैं। इधर उनके आस पड़ोस के लोगों के उनके आस पड़ोस के जो लोग होते हैं उनके कानों में इस तरह की बातें पहुंच जाती है कि चंपा और साथ में मदन मोहन के बीच क्या चल रहा है। और तभी जानकारी लगते ही आस पड़ोस के लोग पता पाते हैं। तो इसकी जानकारी कैसे ना तैसे कर चंपा के पति को पता चल जाता है। कल्याण को पता पाता हुआ भी एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि उसको पहले से पता होता है कि चंपा का ही मदन मोहन के साथ क्या चल रहा है, क्योंकि चंपा के ही द्वारा कल्याण को पैसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से उसका मुँह हमेशा के लिए बंद हो जाते। लेकिन तब भी यह मामला शांत नहीं होता है और इसकी जो सूचना होता है चंपा का जो अपना इकलौता बेटा होता है प्रेमनाथ के कान में पहुंचता वहाँ भी सन्न रह जाता है, क्योंकि उसके सामने काफ़ी लोग बेतुनी बातें करते हैं, जिसकी वजह से प्रेमनाथ परेशान हो जाता है। वह समझ जाता है कि इस झगड़े का जो कारण है वह कारण कोई और नहीं है, वह कारण सिर्फ मदन मोहन वर्मा है। इसीलिए वह तुरंत ही एक ऐसा कठोर कदम उठाता है जिसके बारे में कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। प्रेमनाथ सोच लेता है कि हमेशा के लिए मदन मोहन को रास्ते से हटा दिया जाए ताकि हमारी बदनामी वहीं ठहर जाए। प्रेमनाथ जो होता है अपने ही इलाके का रहने वाला, उसका एक अपना करीबी दोस्त होता है सुमित। अब सुमित के पास जाता है प्रेमनाथ, उसे एक एक बात की जानकारी देता, कहने लग जाता है कि हमें हमेशा के लिए
मदन मोहन को अपने रास्ते से हटाना है। और सुमित जैसे यह बात सुनने के बाद प्रेमनाथ की बातों पर यकीन कर लेता और उसके प्लान में अब शामिल हो जाता है। और शामिल होने के बाद एक तौर तरीके का प्लान बनाते हैं। इधर प्रेमनाथ का पहले से ही मदन मोहन के कमरे पर आना जाना होता अपनी माँ चंपा के साथ, और इसीलिए प्रेमनाथ को मदन मोहन पहले से जानते पहचानते थे। और तभी ठीक 20 जुलाई साल 2017 का जैसे ही रात का वही 11 बजे के आसपास टाइम होता है, उसी वक्त भंजनपुरा के सी ब्लॉक के ही प्लॉट में पहुंच जाता है, जिस प्लॉट में मदन मोहन रहते थे। और वही नीचे खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी जो निगाह होती है तीसरी मंजिल पे होता है। देखता है कि अभी तो लाइटें जल रहे हैं, आस पड़ोस के लोग भी जग रहे हैं। कुछ देर बैठा रहता है, लेकिन जैसे देखता रात का 1 बज गया, उसी वक्त पूरे प्लॉट की लाइट मौके पर ऑफ हो जाती है। समझ जाता अब अच्छा मौका है और अपने दोस्त सुमित को लेता है और तीसरी मंजिल पर चढ़ जाता है। लेकिन देखता है कि मदन मोहन के कमरे की लाइट जल रही है और दरवाज़ा खुला होता है, क्योंकि गर्मी होता है। उस वक्त अपने कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर नज़र मदन मोहन घुमाते हैं, अपने ही सामने अब इधर सुमित और साथ में प्रेमनाथ को पाते हैं। कहने लग जाते हैं कि यहाँ किस लिए आए हो, लेकिन उन्हें कुछ कहने का दोबारा दोनों मौका नहीं देते। कमरे में घुस जाते हैं और वहीं पर अपने गमछे प्रेमनाथ निकाल लेता है, और निकालने के बाद उसी गमछे की मदद से मदन मोहन की हत्या कर देता है। लेकिन जब तक प्रेमनाथ को होश आता, देखता है कि मदन मोहन तो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन यकीन तक नहीं हो पाता कि मदन मोहन जा सकते हैं। और वहीं पास रखा हुआ एक डंडा होता है, उसी डंडे से उनके सर पर काफ़ी बार प्रहार करता है। जब यकीन हो जाता मदन मोहन अब तो इस दुनिया में है नहीं, तो उनके बॉडी को लेता है और लेने के बाद वहीं कार्टून रखा होता है, उसी कार्टून में ले जाकर डंप कर देता है। और पास बेड होता, उसी बेड में एक बॉक्स होता, उसी बॉक्स में ले जाकर उस कार्टून सहित रख देता। फिर वहाँ से बाहर निकलता है और सुमित और प्रेमनाथ घर के बाहर ताला लगाते हैं, और लगाने के बाद अपने अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों, पुलिस के सामने जब यह सच्चाई प्रेमनाथ की तरफ पर आता है, तो पुलिस की जो टीम होती है प्रेमनाथ और साथ में सुमित को अपने कब्जे में लेकर वहाँ के न्यायालय में पहुँच जाती है, और पहुँच दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करवा कर एक लंबी सज़ा के लिए जेल में डलवा देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें, आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।